Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार। भारतीय शासन एवं राजनीति से जुड़े इस पूरी श्रृंखला में हमने पीछे कई विषयों पर चर्चा की है। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। यह एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम भारत की राजनीति पर ज़मीनी स्तर पर, ग्रासरूट लेवल पर होने वाले बदलावों की इतिहास, उनके संवैधानिक स्वरूप और उनके प्रभावों और उनकी कुछ सीमाओं पर विचार करेंगे। आज हम भारत में स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा करेंगे। मेरी यह कोशिश होगी कि मैं आपको इस पूरी चर्चा में एक ऐतिहासिक समझ भी दे पाऊँ और साथ ही मैं आपको यह भी बता पाऊँ कि भारत में स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था है उसका प्रदर्शन कैसा रहा है और उसकी सीमाएं क्या रही हैं। हमारी जो पूरी चर्चा होगी उसमें हम कुछ खास पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले हम गांधी के ग्राम स्वराज्य के सपने के बारे में देखेंगे और उसके बाद भारत में पंचायती राज का उद्भव कैसे हुआ यह समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल में क्या स्थिति थी, मध्यकाल में क्या स्थानीय स्वशासन का कोई स्वरूप था, ब्रिटिश शासन के दौरान क्या स्थिति रही, स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन किस रूप में आगे बढ़ा और उस संदर्भ में हम बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के मुख्य विशेषताओं पर भी ध्यान देंगे। यानी कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऐतिहासिक विकास के दौर में बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति ने विशेष रूप से क्या प्रावधान किए या किस तरह की अनुशंसाएँ की और बाद में जो संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ उसकी क्या विशेषताएं थी। फिर हम पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे और इनकी कुछ सीमाओं के बारे में बताएंगे। हमारा मुख्य ध्यान चूँकि स्थानीय स्वशासन की अवधारणात्मक और ऐतिहासिक समझ पर रहेगा, इसलिए हम विशेष रूप से नगर निकायों के अनुभवों पर ज़्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको एक साधारण विशेषताओं की समझ मिल सके कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हमारे देश में काम कर रही हैं। जो सबसे बुनियादी या आरंभिक बिंदु हो सकता है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को समझने के लिए, वह यह है कि जो शासन होता है उसका केंद्रीकरण किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आकर्षक या अच्छा नहीं माना जा सकता। यानी कि अगर कोई शासन लोकतांत्रिक होने का दावा करता है और वहाँ पर शक्तियों का केंद्रीकरण है तो ये दोनों बातें एक दूसरे के विपरीत लगती हैं, क्योंकि लोगों के हाथों में, लोगों के पास जितनी ज़्यादा शक्ति होगी वह लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि एक वास्तविक लोकतांत्रिक संघीय व्यवस्था के लिए स्थानीय स्वशासन के निकायों के गठन की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर हम अपने देश की बात करें, आज़ादी के आंदोलन की बात करें या जिन मूल्यों के आधार पर हमने स्वतंत्र भारत की बुनियाद रखी है उसकी बात करें, तो उसमें गांधी जी के विचारों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और गांधी जी ने हमेशा ही ग्राम स्वराज्य की बात की, उस अवधारणा पर जोर दिया। वे यह मानते थे कि गांवों को इस तरीके से स्वायत्त होना चाहिए कि वो अधिकांश मामलों में आत्मनिर्भर हों और कुछ मामलों में पड़ोस के, आस पड़ोस के गांवों से उनका लेन देन हो, लेकिन मोटे तौर पर वो निर्भर हों। लोग आपस में बातचीत करते हुए आपसी समझदारी से अपनी समस्याओं को समझें और उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। गांधी जी के विचारों में एक ओशियनिक सर्किल का विचार भी आता है, जिसमें गांधी यह कहते हैं कि व्यक्ति हर प्रकार के शासन के केंद्र में होता है और उसके बाद वो गांव से आगे बढ़ते हुए जिला, फिर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की बात करते हैं। तो व्यक्ति के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण संस्था है जो व्यक्ति के सबसे नज़दीकी है तो वह ग्राम स्वराज्य या ग्राम की संस्था है और वहाँ पर वो स्वराज्य लाने की बात करते हैं।
निश्चित रूप से गांधी बाकी सारे स्तरों को नकारते नहीं हैं और वो इस बात को नहीं कहते हैं कि जो गांव है वो अपनी सीमाओं तक ही पूरी तरीके से सीमित हो जाएं, लेकिन उनका जोर इस बात पर रहा कि अगर हम वास्तव में भारत में एक अच्छी व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं तो यहाँ की जो ग्राम समाज है उसको हमें वास्तविक शक्ति देनी होगी और वहाँ पर लोगों को इतना सक्षम बनाना होगा कि वे अपनी समस्याओं को समझने, सुलझाने और विवादों का निपटारा करने में समर्थ हो पाएँ। तो गांधी जी का जो ये पूरा विचार था उसने भी एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया उन सभी व्यक्तियों के लिए जिन्होंने भारत में पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लाने पर जोर दिया या उसके लिए काम किया। लेकिन यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी जिस तरीके से गाँवों को एक आदर्श व्यवस्था के रूप में देखते थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इससे एक अलग विचार रखते थे और उन्हें यह लगता था कि गाँवों में दलितों का या पिछड़ी जातियों के लोगों का जो हाशियाकरण होता है, उन्हें समाज में जो एक वंचना की स्थिति में डाल दिया जाता है, उसके पीछे मुख्य रूप से गाँव की पारंपरिक व्यवस्था है और गाँव की एक ऐसी व्यवस्था की बात उन्होंने की जो कि जातिवाद और अन्य निकृष्ट किस्म की प्रथाओं से घिरा हुआ था। तो इसलिए वो गाँव के बारे में एक ऐसी आदर्श तस्वीर अपने मन में नहीं रखते थे जैसा कि महात्मा गांधी रखते थे, लेकिन वे भी यह चाहते थे कि एक ऐसी व्यवस्था निर्मित हो जिसमें गाँवों में रहने वाले दलितों को सम्मानजनक अधिकार मिले। और अपने लेखन में उन्होंने कई बार इस बात पर जोर भी दिया। मिसाल के तौर पर वो कई अलग अलग तरीके के प्रस्ताव रखते हैं, गाँव में भूमि पुनर्वितरण की बात करते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि गाँव और दलितों के लिए एक अलग से गाँव बसा देना चाहिए ताकि उन्हें अस्पृश्यता या फिर जो अन्य तरह की वंचना होती है उसका सामना ना करना पड़े। बहरहाल मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था के साथ जब स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था लागू हुई तो उसने गांधी के साथ साथ अम्बेडकर के विचारों को लागू करने का प्रयास किया, या कम से कम हम उसे उस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, क्योंकि जब आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई पंचायती राज व्यवस्था में या स्थानीय स्वशासन के अन्य निकायों में, तो उससे जो समाज का सबसे दलित वंचित तबका था, जिसे सहस्त्राब्दियों से जाति के नाम पर समाज से वंचित समाज में हाशिए पर रखा जाता था, वह भी अब इस पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी करने की स्थिति में आ गया। बहरहाल हम पंचायती राज संस्थानों की बात करें या शहरी निकायों की बात करें, उसके बारे में यह बात साफ हो जानी चाहिए कि जब हम पंचायती राज संस्थान की मोटे तौर पर बात करते हैं तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली होती है, और जब हम शहरी निकायों की बात करते हैं तो वो शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की निकाय होती है। स्थानीय स्वशासन का अर्थ है कि स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन, और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों, शहरी निकायों आदि को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश के ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। और शहरी क्षेत्रों में भी जो शहरी क्षेत्र का प्रबंधन था, वहाँ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की बात थी, उसकी कोशिश की गई। अपने वर्तमान स्वरूप में पंचायती राज संस्थान ने 27 वर्ष या उससे कुछ ज़्यादा पूरे कर लिए हैं अगर हम 1921 के हिसाब से चले तो, लेकिन विकेंद्रीकरण को आगे बढ़ाने और ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अभी भी बहुत कुछ किया जाना है, और उसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार से आगे देखेंगे कि मौजूदा समय में पंचायती राज व्यवस्था की सीमाएं क्या हैं और हमें कैसे उससे उभरते हुए और बेहतर व्यवस्था बनानी है। बहरहाल जब मैं पंचायती राज शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो उसे काफ़ी हद तक स्थानीय स्वशासन के एक पर्यायवाची के रूप में ही समझा जाना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज का यहाँ अर्थ है कि ज़मीनी स्तर पर लोगों के माध्यम से शासन। तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी उसका भारत में एक लंबा इतिहास रहा है, क्योंकि भारत में गांव गणराज्य की बात या गाँवों के स्वायत्त होकर अपनी व्यवस्था का प्रबंधन करने की बात काफ़ी पुरानी है। तो अगर हम इसे समझने के स्तर पर देखें तो कई भागों में बांटकर इसके इतिहास को समझ सकते हैं। सबसे पहले
वैदिक युग की बात करते हैं, प्राचीन संस्कृत शास्त्रों में पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है एक आध्यात्मिक व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों का समूह। ऋग्वेद में स्थानीय स्व इकाइयों के रूप में सभा, समिति, विदठ का उल्लेख मिलता है। यह स्थानीय स्तर के लोकतांत्रिक निकाय थे। राजा कुछ कार्यों और निर्णयों के संबंध में इन निकायों की स्वीकृति प्राप्त करते थे। प्राचीन काल महाकाव्य युग में भारत के 2 महान महाकाव्य इस काल को इंगित करते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के अध्ययन से संकेत मिलता है कि प्रशासन 2 भागों पर और जनपद अर्थात नगर और ग्राम में विभाजित था। राज्य में एक जाति पंचायत भी होती थी और जाति पंचायत द्वारा निर्वाचित व्यक्ति राजा के मंत्रिपरिषद का सदस्य होता था। महाभारत के शांति पर्व कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मनुस्मृति से भी ग्रामों के स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार वहाँ एक तरफ वहाँ पंचायतों का उल्लेख है और वहाँ नगर को पुर कहा गया है और इसका प्रमुख नागरिक होता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी ग्राम पंचायतों की एक रूपरेखा है और यह कहा गया है कि स्थानीय निकाय किसी भी राष्ट्रीय हस्तक्षेप से मुक्त होने चाहिए। उसके बाद अगर हम मध्यकाल की बात करें तो सल्तनत काल के दौरान दिल्ली के सुल्तानों ने अपने राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था, जिन्हें विलायत कहा जाता था। ग्राम के शासन के लिए 3 महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे, प्रशासन के लिए मुकद्दम, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी, पंचों की सहायता से विवादों का समाधान करने के लिए चौधरी। ग्रामों के स्वशासन के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त थीं। मध्यकाल में मुगल शासन में सामंतवादी प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया। पुनः यह उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में भी स्थानीय ग्राम प्रशासन में स्त्रियों की भागीदारी का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है और ये स्त्रियों की भागीदारी का उल्लेख कुछ हद तक हम प्राचीन दौर में देख सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे मध्य युग के आगमन के साथ इस स्थिति में कमी आई। फिर अगर हम ब्रिटिश काल को देखें तो उसमें ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता समाप्त हो गई और वे कमज़ोर हो गए। वर्ष 1870 में भारत में प्रतिनिधि स्थानीय संस्थाओं का उद्भव हुआ। वर्ष 1870 में प्रसिद्ध मेयो रेजोल्यूशन या मेयो प्रस्ताव ने स्थानीय संस्थाओं की शक्तियों और उत्तरदायित्व में वृद्धि कर उनके विकास को गति दी। वर्ष 1870 में ही शहरी नगरपालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। वर्ष 1857 के विद्रोह ने शाही वित्त पर भारी दबाव बना दिया था और स्थानीय सेवा को स्थानीय कराधान से वित्त पोषित करना आवश्यक माना गया। इस प्रकार यह राजकोषीय मजबूरी थी कि विकेंद्रीकरण पर लॉर्ड मोए के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। मोटे तौर पर इसका अर्थ यह है कि जो स्थानीय निकायों को या स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था की बात की गई वो कोई परोपकारी लोकतांत्रिक भावना से नहीं की गई, बल्कि उसमें एक तरीके से ज़्यादा वित्त एकत्रित करने का दबाव भी काम कर रहा था। मेयो द्वारा उठाए गए कदमों का अनुसरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में इन स्थानीय संस्थाओं को उनका अत्यंत आवश्यक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। सभी बोर्डों जो उस समय अस्तित्व में थे में निर्वाचित गैर अधिकारियों को 2/3 बहुमत दिया गया, उनके बहुमत को अनिवार्य बना दिया गया और इन निकायों के अध्यक्षों को भी निर्वाचित गैर अधिकारियों में से ही चुना जाना था। इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो इस संदर्भ में निश्चित रूप से लॉर्ड रिपन की भूमिका को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष 1907 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को CEH हाउस की अध्यक्षता में केंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन के गठन से अत्यंत बल मिला। इस कमीशन और आयोग ने ग्राम स्तर पर पंचायतों के महत्व को चिन्हित किया। इसी पृष्ठभूमि में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतों के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस सुधार में यह अनुशंसा की गई कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों के पास एक पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होनी चाहिए और बाह्य नियंत्रण से उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्र रखना चाहिए। इन पंचायतों के दायरे में ग्रामों की सीमित संख्या ही थी और इनके कार्य भी सीमित थे। संगठनात्मक और राजकोषीय बाधाओं के कारण ये ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लोकतांत्रिक और जीवन संस्थाओं के रूप में परिणित ना हो पाए। तो एक दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश थी, लेकिन बार बार
वित्त की कमी और अन्य समस्याओं के कारण बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई, हालांकि इसकी कोशिश जरूर हुई। फिर 1925 तक 8 प्रांतों ने पंचायत अधिनियमों को पारित कर लिया था और वर्ष 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायत कानून पारित कर लिए थे। स्थानीय निकायों को अधिक शक्तियां दी गईं और करारोपण के अधिकारों को कम कर दिया गया, लेकिन इनसे स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। मोटे तौर पर जो बात हमें याद रखने की ज़रूरत है, अगर हम इस ऐतिहासिक वर्णन के कुछ बिंदुओं को समेटने की कोशिश करें, तो वह यह है कि हमेशा से ही भारत में एक स्तर तक गांवों के स्तर पर शासन व्यवस्था की बात कही गई और इस तरह की शासन व्यवस्था में एक स्वायत्तता का भाव निहित था। कुछ समय यह कम रहा, कुछ समय यह ज़्यादा रहा, स्वायत्तता ज़्यादा रही स्वायत्तता, लेकिन केंद्रीकरण की जो बात है वह मध्य युग में बढ़ी और वहाँ पर स्वायत्तता थोड़ी कम हुई। अंग्रेज़ों के दौर में एक तरीके से दोनों ही कारकों के कारण कुछ ऐसे वायसराय आए जिनके भीतर सुधार की एक भावना थी। वो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने से डरते नहीं थे, और कुछ ऐसे वायसराय थे जिन्होंने शासन की मजबूरियों के कारण एक तरीके से ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा देने की कोशिश की जिससे कि स्थानीय स्तर पर स्वशासन की भावना बढ़े। हालांकि यह वास्तविक नहीं हो पाया क्योंकि ऊपर से नियंत्रण कायम रहा, लोगों की भागीदारी सीमित रही। जो वित्त का मामला था वो बहुत ही एक तरीके से नियंत्रित और सीमित था, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थीं उनके पास सीमित वित्त था। लेकिन मैं जो बिंदु आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस पर मेरा जोर है, वह यह कि स्थानीय स्वशासन यानी कि ज़मीनी स्तर से लोगों के द्वारा जो वहाँ रह रहे हैं अपने मामलों का प्रबंधन एक ऐसा आदर्श है जिसकी अनुगूंज भारत के इतिहास में हर वक्त रही है। कभी यह थोड़े ज़्यादा स्वायत्त रूप में रहा, कभी कम स्वायत्त रूप में रहा, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जिस तरीके से ग्राम स्वराज्य की बात की, गांवों की एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत की और यह कहा कि वो एक ऐसे गांव की परिकल्पना करते हैं जो अधिकांश मामलों में अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करता है और जिसकी निर्भरता अन्य गांवों पर कम हो, अन्य बाहरी निकायों पर कम हो, वो आदर्श है। तो यह विचार काफ़ी प्रभावकारी भी साबित हुआ। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी आलोचना भी हुई और गांवों के आदर्श रूप में प्रस्तुतिकरण को भी एक नकारात्मक नज़रिए से देखा गया। लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह एक विचार के रूप में स्वीकार कर लिया गया था कि अगर हम वास्तविक रूप से विकास करना चाहते हैं तो हमें स्थानीय स्वशासन की निकायों को ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। अब संविधान के अनुच्छेद 40 की अगर हम बात करें तो उसमें यह प्रावधान किया गया है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े हुए अध्याय में है कि पंचायती व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा। और अनुच्छेद 246 में यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को सौंपा गया। लेकिन संविधान में पंचायतों के इस समावेशन को तत्कालीन नीति निर्माताओं की सर्वसम्मति प्राप्त नहीं थी। ग्राम पंचायत के समर्थकों और विरोधियों के बीच अत्यधिक विमर्श के बाद ही अंततः पंचायतों को संविधान में स्थान मिला और इसे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में शामिल किया गया। चूँकि नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्यकारी सिद्धांत नहीं है, इसके चलते पूरे देश में इन निकायों के लिए सार्वभौमिक या एक समान संरचना नहीं बनाई गई। स्वतंत्रता के बाद एक विकास पहल के रूप में भारत ने 2 अक्टूबर 1952 को गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लागू किया। जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा। उसकी असफलता के कई कारण थे। नौकरशाही की बाधाएं और व अत्यधिक राजनीति, लोगों की भागीदारी में कमी, प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारियों की कमी और विशेष रूप से CDP यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को लागू करने में ग्राम पंचायतों सहित अन्य निकायों की रुचि का अभाव। अब यहाँ मैं आपका ध्यान सिर्फ इस बिंदु की ओर दिलाना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि कई ऐसे कारण थे जिसके चलते जो हमारे संविधान निर्माता थे
वह एकदम से पंचायती राज व्यवस्था का कानून नहीं बना पाए, हालांकि उन्होंने इसे एक आदर्श के रूप में संविधान में प्रस्तुत किया। मोटे तौर पर हमने विभाजन की विभीषिका झेली थी, ये एक महत्वपूर्ण कारण था, जिसके चलते एक तरह की केंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी कि ऊपर से पहले लोकतांत्रिक ढांचे और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए, फिर बाद में एक आदर्श के रूप में इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा, गांवों में इतनी ज़्यादा असमानता थी कि बहुत से लोगों को यह भी लगा कि अगर हम पंचायती राज संस्थाओं को अभी बढ़ावा देते हैं तो हो सकता है कि जो गांव में शक्तिशाली समूह हैं उन्हीं का इस पर कब्जा हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर और अन्य कई लोग इस तरह के विचार के समर्थक थे। तो फिर अंत में फैसला यही किया गया कि इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और इसे नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल किया गया। लेकिन चूँकि आरंभिक दौर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ऊपर से बनाकर ज़मीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश की गई और उसमें प्रशासन की क्या भूमिका होगी, स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका होगी, वहाँ जो छोटे स्तर पर विधायक या उनसे जुड़े हुए अन्य नेतागण हैं उनकी क्या भूमिका होगी, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था और लोगों के पास अपने अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा चेतना नहीं थी, इसलिए यह कार्यक्रम विफल हुआ। लेकिन यह सोच हमेशा से बनी रही कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, उन्हें एक व्यवस्थित संरचनात्मक स्वरूप देने का प्रयास करना है और इसी दिशा में जो केंद्र की सरकारें थी वो कोशिश करती रहीं। इस संदर्भ में बलवंत राय मेहता समिति का उल्लेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने पाया कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हैं उनकी विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी। समिति ने 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में शुरू की गई। आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक विधान या कानून भी पारित कर लिए गए और असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू किया गया। लेकिन निश्चित रूप से ये बहुत ही, चूँकि इसको संवैधानिक मान्यता पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुई थी, तो यह एक कार्यक्रम के रूप में ही था जिसे लागू करने की कोशिश की गई, पर यह बहुत ही प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं हो पाया। इसके कारण से जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसने अशोक मेहता समिति का गठन किया। अशोक मेहता समिति की जो नियुक्ति हुई थी उसको भी पंचायती राज व्यवस्था को ज़्यादा जीवंत और बेहतर बनाने के लिए अध्ययन करना था, कुछ सिफारिशें करनी थी और इस समिति ने द्विस्तरीय या 2 स्तरों के पंचायती राज संरचना की अनुशंसा की, जिसमें जिला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे। योजना विशेषज्ञता के उपयोग और प्रशासनिक सहायता की सुनिश्चितता के लिए राज्य स्तर से नीचे जिले को विकेंद्रीकरण के प्रथम बिंदु के रूप में रखने की अनुशंसा की गई। समिति ने यह सिफारिश की और इस सिफारिश के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया। तो ये एक तरीके से बलवंत राय मेहता समिति से आगे या अलग हटकर द्विस्तरीय पंचायत की बात पर इसने जोर दिया जो अशोक मेहता समिति थी। कुछ स्थानों पर इसको लागू किया गया, लेकिन बार बार भारत सरकार की ओर से यह कोशिश की जाती रही कि पंचायतों के पुनरुद्धार करने के लिए, इन्हें बेहतर बनाने के लिए, इन्हें नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए अलग तरीके से कोशिश करने की आवश्यकता है और इसके लिए कई बार अलग अलग समितियों की स्थापना की गई। मसलन हनुमंतराव समिति की स्थापना 1983 या 1983 में हुई, GVK राव समिति की स्थापना 1985 में हुई, LM सिंघवी समिति का स्थापना 1986 में हुई, केंद्र राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग सामने आया, PK थुंगन समिति 1989 में या 1989 में और हरलाल सिंह खर्रा समिति 1990 में सामने आई। GVK राव समिति ने जिले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित करने की सिफारिश की। लक्ष्मीमल सिंघवी की जो समिति थी उसने पंचायतों को सशक्त करने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की।
बहरहाल जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इस दिशा में बहुत ही गहराई से विचार करना शुरू किया कि, और जो पहले से कई सारी समितियां थीं, उनकी जो सिफारिशें थीं, उनको आधार मानते हुए कि कैसे पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया जा सकता है। और उन्होंने बहुत ही गंभीरता से इसके लिए संविधान में संशोधन करने का विचार बनाया, मन बनाया, और 64वें संविधान संशोधन विधेयक पर बातचीत शुरू हुई और राजीव गांधी की सरकार के द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह प्रस्तुत किया गया था 1989 में। लेकिन यह विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका था। मुख्य कारण राजीव गांधी की जो कांग्रेस पार्टी थी उसका बहुमत ना होना राज्यसभा में था इसका। और इसके बाद संविधान का 74वां विधेयक पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के लिए एक संयुक्त विधेयक वर्ष 1990 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे कभी भी सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया गया क्योंकि काफ़ी अस्थिरता केंद्र स्तर पर उभरकर सामने आ गई थी। तो फिर जब 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई और कांग्रेस फिर से सरकार में वापस आई, तो यह माना गया कि पंचायत राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप देना राजीव गांधी का एक ऐसा काम था जिसे नई कांग्रेस सरकार को करना चाहिए। इसलिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, उनके कार्यकाल के दौरान सितंबर 1991 में 72वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में एक व्यापक संशोधन प्रस्तुत किया गया और 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। अब ये जो महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर इस पूरे वर्णन से जो सामने आता है कि हम यह कह सकते हैं कि 1988 के बाद संसद के माध्यम से इन चीज़ों को एक कानून का रूप देने की लगातार कोशिश की गई और आखिरकार 1992 में इसे संसद के द्वारा पारित किया गया। और इसके बाद 24 अप्रैल 1993 को संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और 1 जून 1993 को संविधान का 74वां अधिनियम 1992 जो हैं वो कानून के रूप में लागू हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़े परिवर्तन को दिखाता है, क्योंकि अगर हम 73वें व 74वें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो यह बात ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी। इन संशोधनों ने, यानी कि 73वें और 74वें, आप ये याद रखेंगे कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित था और 74वां संविधान संशोधन शहरी निकायों में व्यवस्था से संबंधित था। इन संशोधनों ने संविधान में 2 नए भागों को शामिल किया। भाग 9 पंचायत, जिसे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और भाग 9A नगर पालिकाएँ, जिसे 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। लोकतांत्रिक प्रणाली की बुनियादी इकाइयों के रूप में ग्राम सभाओं और वार्ड समितियों को रखा गया, जिनमें मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तरों पर पंचायत की त्रिस्तरीय प्रणाली को लागू किया गया। ये अनुच्छेद 243B के अंतर्गत किया गया और सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने की व्यवस्था की गई। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया तथा सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष पद भी पंचायतों के अध्यक्ष के पद पर भी जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया। उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में से 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था की गई। तो ये जो व्यवस्था थी यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पहले हम सब यह जानते हैं कि हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जो लोकसभा हैं और जो विधानसभा हैं, लोकसभा में पूरे देश में जो जनसंख्या का अनुपात है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का, उसके अनुपात में उनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। विधानमंडलों में भी उस राज्य में जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन और इस तरीके का आरक्षण पंचायती राज में भी आगे किया गया। लेकिन
जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वह इसलिए भी ज़्यादा रेडिकल है क्योंकि इसमें प्रतिनिधि निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 1/3 सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया। तो यह अपने आप में एक बहुत ही रेडिकल और परिवर्तनकारी कदम साबित हुआ। बाद में जब हम पंचायती राज के अनुभवों को देखेंगे तो यह बात ज़्यादा साफ तौर पर सामने आएगी। इसके साथ ही कई राज्यों ने आगे चलकर महिलाओं के लिए 50% सीटों को आरक्षित करने की व्यवस्था की। बिहार उनमें से एक प्रमुख राज्य माना जा सकता है जिसने सबसे पहले इस तरीके का काम किया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों में से 1/3 सीटें इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गईं। सभी स्तरों पर अध्यक्षों के 1/3 पद भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रतिनिधियों के लिए एक समान 5 वर्षीय कार्यकाल निर्धारित किया गया है और कार्यकाल की समाप्ति से पहले नए निकायों के गठन के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी करने को आवश्यक बना दिया गया है। निकायों के विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर निर्वाचन करने को अनिवार्य बनाया गया है। यह अनुच्छेद 243 के अनुसार मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे। यह महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि यह केंद्र का जो चुनाव आयोग है वह इस तरीके के काम नहीं देखता है, बल्कि राज्यों के चुनाव आयोग ही इस तरीके के काम को देखते हैं। इसके बाद इन संशोधनों में यह व्यवस्था भी की गई कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने और इन योजनाओं और इनके अंतर्गत योजनाएं भी शामिल हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं। उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिए राज्य विधानमंडल को विधि बनाने, कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए 74वें संशोधन में एक जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकारों से बजटीय आवंटन, कुछ करों के राजस्व की साझेदारी, करों का संग्रहण और उसमें प्राप्त राजस्व का अवधारण, केंद्र सरकार के कार्यक्रम एवं अनुदान, केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान आदि के संबंध में उपबंध किए गए हैं कि किस तरीके से इन सभी में पंचायतों के लिए भी व्यवस्था करने पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करने का प्रावधान किया गया है। इस वित्त आयोग का काम उन सिद्धांतों को निर्धारित करना होगा जिसके आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। संविधान के 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्यों को शामिल करती है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं या स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का मूल्यांकन करते समय हमें कुछ बुनियादी चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। एक तो बात यह है कि क्या प्रतिनिधित्व के स्तर पर इसने कोई बदलाव किया है, क्या इससे वास्तविक अर्थों में ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रतिनिधित्व मिल पाया है। हमें फिर यह भी देखना चाहिए कि जो एक लक्ष्य पंचायती राज व्यवस्था को लागू करते हुए सामने रखा गया था कि स्थानीय स्तर पे विकास के काम काफ़ी होंगे, सुचारू तरीके से होंगे, लोगों की भागीदारी होगी, क्या वह पूरा हो पाया है। फिर हमें यह भी देखना होगा कि क्या पंचायती राज व्यवस्था को जिस रूप में लागू करने की बात की गई थी वह व्यवस्था उस रूप में लागू हो पाई है संवैधानिक रूप से। निश्चित रूप से पंचायती राज कानून या 73वें और 74वें संशोधन, पंचायतों और नगर पालिकाओं से जुड़े हुए संशोधन को पारित होने के बाद अलग अलग राज्यों ने अपने अपने तरीके से कुछ कानूनों का निर्माण किया। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं इस बात का भी उल्लेख करना चाहूँगा आपके सामने कि हमारे संविधान में जब यह संशोधन हुआ तो इन दोनों ही संविधान संशोधनों में एक अलग से प्रावधान भी जोड़ा गया और इसमें बी.डी. शर्मा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिन्होंने राजीव गांधी को यह सुझाव दिया था कि संविधान में जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं उसमें 10 राज्यों में आदिवासी बहुल क्षेत्र आते हैं, तो उन क्षेत्रों की परंपराएं जो हैं वो काफ़ी अलग किस्म की रही हैं और संविधान में उनके लिए स्वायत्त व्यवस्था की गई है पहले से ही। तो इसलिए ज़रूरी यह है कि वहाँ पर
पंचायती राज कानून को लागू करने के लिए अलग से संवैधानिक संशोधन किए जाएं। तो जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ही यह बात शामिल कर ली गई कि 5वीं अनुसूची में पंचायती राज का और नगरपालिकाओं का विस्तार करने के लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। लेकिन क्या ऐसे कानून बने? क्या इन कानूनों को सही तरीके से लागू किया गया? तो इस संदर्भ में जब हम आदिवासियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो वहाँ हम इस चर्चा को और विस्तार से करेंगे। लेकिन मैं चूँकि ये पंचायती राज की बात कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं, तो मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि हमारे देश में जो एक अलग से 5वीं अनुसूची का जो क्षेत्र है, अब मुझे यह उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में यह बात स्पष्ट होगी कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का क्या मतलब है। 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के आदिवासी बहुल क्षेत्र शामिल हैं और 5वीं अनुसूची में पूर्वोत्तर के अलावा ऐसे बहुत से क्षेत्रों को शामिल किया गया है जहां आदिवासी रहते हैं। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इस तरीके से राजस्थान सहित बहुत सारे राज्यों के कुछ क्षेत्रों को और कई राज्यों में बहुत सारे क्षेत्रों को और कई राज्यों में सभी क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है। तो मुख्य तौर पर ये आदिवासी बहुल इलाके हैं। तो यहाँ पर जब लोगों ने बहुत सारे आंदोलन चलाया 1994-95 में भारत जन आंदोलन के माध्यम से बी.डी. शर्मा के नेतृत्व में, तो आखिरकार संसद ने 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में पंचायत के विस्तार के लिए एक अलग से कानून बनाया और उस कानून को, वो कानून जो था वो सरकार के द्वारा गठित भूरिया समिति की सिफारिशों पर आधारित था, जिसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे और जिसमें कि बी.डी. शर्मा ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो 1996 में एक कानून बना पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, जिसमें कि 5वीं अनुसूची के या मोटे तौर पर आदिवासी क्षेत्रों के पूर्वोत्तर के अलावा जो भी आदिवासी क्षेत्र थे उनमें उन जगहों पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कानून बनाए गए। कुछ मोटी बातें हैं, यानी कि सभी आदिवासी क्षेत्र 5वीं अनुसूची के भाग नहीं हैं, वो एक अलग आंदोलन का विषय है। लेकिन इसके साथ ही भूरिया समिति ने भी ये कहा था और संविधान के प्रावधानों में भी यह बात शामिल है कि नगर निकायों के लिए या नगर पालिकाओं को भी जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं वहाँ पर लागू करने के लिए एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है, जिसको कि मेसा कहा गया, म्यूनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ये भूरिया समिति में कहा गया था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसका अर्थ यह है कि चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके हों और ऐसे ही अन्य 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के जो शहरी इलाके हैं, इन शहरी इलाकों में एक संवैधानिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया गया है। वहाँ पर जो व्यवस्था चल रही है वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक अलग से कानून बनाने की आवश्यकता है जो कि उन क्षेत्रों के लिए, यानी कि 5वीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए काम करें। अब ऐसा नहीं किया गया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम पंचायती राज संस्थाओं या स्थानीय स्वशासन के संस्थाओं के मूल्यांकन की बात करते हैं तो इस बात की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। दूसरे स्तर पर यह भी एक विषय है कि आखिर पेशा कानून को किस तरीके से लागू किया गया है। तो इस पहलू पर मैं जब पंचायती राज संस्थाओं की कमियों की बात करूंगा तो एक बार फिर से वापस आऊँगा। लेकिन अभी हमें यह याद रखने की ज़रूरत है कि जो पंचायती राज की जो पूरी व्यवस्था है या जो स्थानीय स्वशासन की पूरी व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में, उसे अलग अलग राज्यों में थोड़े अलग अलग तरीके से लागू किया गया। एक मोटा फ्रेमवर्क जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है उसे तो लागू किया गया, लेकिन उसमें कुछ बदलाव भी किए गए। जैसे मैंने उल्लेख किया कि कुछ राज्यों ने महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया, और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग अनुभव भी रहा है। अगर हम पंचायती राज संस्थाओं के मूल्यांकन की बात करें, इसकी सफलताओं की बात करें, तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उन्हें एक स्तर पर बहुत ही उल्लेखनीय सफलता मिली है, लेकिन कुछ विफलताएं भी हाथ लगी हैं। और यह इसके आधार पर हम ये तय कर सकते हैं कि हमने जो लक्ष्य रखा था क्या उसके मुताबिक पंचायती राज संस्थाएं सफल रहीं या विफल।
तो जहां पंचायती राज संस्थाएं जमीनी स्तर पर सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के एक और स्तर के निर्माण में सफल रही हैं, वहीं बेहतर प्रशासन प्रदान करने के मामले में विफल रही हैं। और अगर हम पंचायती राज संस्थाओं को ज़मीनी स्तर पर प्रतिनिधित्व उत्पन्न कराने वाले संस्थाओं के रूप में देखें तो वास्तव में यह बहुत ज़्यादा सफल मानी जा सकती हैं। चाहे वो पंचायतों की बात हो या स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं की बात हो, वहाँ पर काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो इससे जुड़े हैं, वो इसमें भागीदारी कर रहे हैं और लगभग 2.5 लाख पंचायती राज संस्थाएं एवं शहरी स्थानीय निकाय और 3 मिलियन से अधिक निर्वाचित स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि मौजूद हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि स्थानीय निकायों की कुल सीटों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो। भारत में निर्वाचित पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है। 1.4 मिलियन यानी कि तकरीबन 14 लाख महिलाएं जो हैं वो निर्वाचित पदों पर आसीन हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए भी अनेक स्थानों पर सरपंचों, प्रधानों और जो वार्ड मेंबर्स होते हैं उनके पद आरक्षित किए गए हैं। इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आया है। अगर हमें इस महत्वपूर्ण बदलाव को समझना है तो हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होगा, विशेष रूप से पंचायती राज के मामले में और स्थानीय निकायों के मामले में भी, कि हम जिन 3 सबसे वंचित तबकों की बात कर रहे हैं यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, इनका प्रतिनिधित्व न सिर्फ आम तौर पर लोकसभा विधानसभा में काफ़ी कम रहा है, हालांकि निश्चित रूप से आरक्षण होने के कारण अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को एक सीमित मात्रा में तो प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन बहुत सारे अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि कई बार यह प्रतिनिधित्व कुछ परिवार या मजबूत लोगों तक सिमटा रहा है। लेकिन स्थानीय निकायों में जब इस प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण दिया गया तो इसका अर्थ यह था कि एक बड़ी संख्या में ज़मीनी स्तर से लोग उभरकर पंचायती राज की प्रतिनिधित्व की संस्थाओं में, शहरी निकायों से जुड़ी प्रतिनिधि संस्थाओं में आएँ। और इसमें जब महिलाएं आईं या दलित आएँ या अनुसूचित जनजाति के लोग आएँ तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर मौजूद शक्ति संरचना को हिलाया, उसको एक तरीके से झटका दिया। अगर एक गांव में कोई व्यक्ति पहले से ज़मींदार है या ज़मींदार रहे परिवार का सदस्य है, ऊंची जाति का है, तो उसका पहले से दबदबा था। लेकिन अगर वहाँ की पंचायत की सीट अनुसूचित जाति के लिए या दलित के लिए आरक्षित हो गई और वह दलित पंचायत में चुनकर आया तो वह एक तरीके से बहुत ही मजबूत सामाजिक परिवर्तन का एक चिन्ह बना, क्योंकि अब एक नए स्तर की व्यवस्था कायम हुई जहाँ पर जो गांव में या पंचायत स्तर पर व्यवस्था देखने का काम था वह एक ऐसे तबके के व्यक्ति के पास आया जिसे आमतौर पर ग्रामीण जीवन में हाशिए पर रखा गया था। तो अगर हम इस तरीके के परिवर्तनों को बहुत ही नज़दीक जाकर देखें तो हमें यह एहसास होगा कि समाज में वंचित रूप से रहने वाले दलित या आमतौर पर घरों में सिमटी रहने वाली महिलाएं उभरकर सामने आईं, निकलकर सामने आई, उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव में भागीदारी करके उन्होंने जीत हासिल की। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन इसमें रहा। पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करते हुए किए गए अध्ययन से पता चलता है कि स्थानीय सरकारों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से महिलाओं के आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है। महिला सरपंचों वाले जिलों में विशेष रूप से पेयजल, सार्वजनिक सुविधाओं आदि में वृहत निवेश किया गया है, क्योंकि यह जो महिलाएं जो उभर कर सामने आईं वो इस बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझती थीं कि किस तरह की समस्याओं का सामना एक महिला के रूप में वो करती रही हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन माना गया। इसके अलावा राज्यों ने विभिन्न शक्ति हस्तांतरण प्रावधानों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है, जिन्होंने स्थानीय सरकारों को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है। उत्तरोत्तर केंद्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिए धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अलावा प्रदत्त अनुदानों में भी वृद्धि की गई है। पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं की भी हम बात करेंगे, लेकिन जो स्थानीय स्तर पर जब चीज़ों को मजबूत किया गया तो इससे जो प्रतिनिधि हैं उनको
और ज़्यादा जवाबदेह तरीके से काम करने में सहायता मिली, या उन्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां पर उन्हें वोट देने वाले सीधे तौर पर उनसे सवाल कर सकते थे। मिसाल के तौर पर अगर हम एक सांसद का चुनाव करते हैं या हम एक विधानसभा सदस्य का चुनाव करते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं, तो आम तौर पर यह संभावना कम होती है कि हम सीधे तौर पर सांसद या विधायक से भी मिल पाएँ, अपनी शिकायतों को रख पाएँ। लेकिन जब पंचायती राज या शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों को संवैधानिक रूप से ज़रूरी बना दिया गया और हर 5 साल के बाद ये चुनाव होने लगे, तो इसके कारण से जब सरपंच या वार्ड सदस्य या इस तरीके से लोग चुनकर प्रतिनिधि निकाय में जाने लगे, तो उनसे जनता का, आम मतदाता का संपर्क करना ज़्यादा आसान हो गया। और चूँकि लोग सीधे तौर पर उनसे मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उन तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकते हैं, इसलिए अब एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, ज़्यादा लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान देने वाली सरकार या व्यवस्था का उदय हुआ है। उस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ी हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की तरफ बढ़ने की दिशा में भी काम है, क्योंकि जब स्थानीय स्तर पर गांव के लोग अपनी समस्याओं के बारे में अपने पंचायत स्तर के चुने हुए लोगों से बात करते हैं, तो अगर वो पंचायत के लोगों के हाथ में है तो उन पर उस काम को करने के लिए दबाव बनता है। अगर वो उनके हाथ में नहीं है तो भी वो अपने उच्चतर अधिकारियों के पास जाते हैं और वो काम कराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम यह भी कह सकते हैं कि जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय स्वशासन के जो अलग अलग ढांचे हैं, उनके मजबूत होने के कारण जो विकास के कार्य हैं या जो अलग अलग तरह की सरकारी योजनाएं हैं, उनके लागू करने में भी ज़्यादा पारदर्शिता और ज़्यादा तेज़ी आई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जहां पंचायतों के ना होने की स्थिति में ऊपर से कोई सरकारी अधिकारी आता था और ऊपरी तौर पर काम को निपटाकर फाइल में यह दिखा पाता था कि उसने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को कर लिया है, वहीं अब लोगों के भीतर जागरूकता आने के कारण यह स्थिति नहीं रह गई है, क्योंकि लोग विकास के कार्यों में न सिर्फ भागीदारी करते हैं बल्कि अब उनसे सवाल भी पूछते हैं। जो सरकारी अधिकारी होते हैं, बजट के बारे में भी जानकारी रखते हैं, काम किस स्तर का हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं। और सबसे आखिर में मैं यह बोलना चाहूँगा कि जो पंचायती राज की या स्थानीय स्वशासन की निकायों की जो पूरी व्यवस्था है, उसने एक राजनीतिक नेतृत्व के एक नए स्तर का भी निर्माण किया जो कि काफ़ी मजबूत है। यह एक तरीके से एक ऐसे प्रशिक्षण के स्तर के रूप में भी काम कर रहा है जहां पर ज़मीनी स्तर पर लोग यह सीखते हैं कि उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में कैसे भागीदारी करनी है, उन्हें कुछ लोगों के बीच में कैसे भाषण देना है, उन्हें रोज़ रोज़ के ज़िंदगी से जुड़े हुए मुद्दों पर लोगों को कैसे सचेत करना है, कैसे जागरूक बनाना है और कैसे परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ना है। तो यह जो राजनीतिक नेतृत्व है, यह उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर यह लोकतंत्र को और गहराई देगा, उसे और मजबूती प्रदान करेगा। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिसके संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि भारत में जो स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयां हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है या म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्था है, उसने न सिर्फ लोगों में समाज के वंचित तबकों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया है, न सिर्फ इसने विकास के कार्यों को ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाया है, न सिर्फ इसने विकास के कार्यों में लोगों की भागीदारी बढ़ाई है, बल्कि इसने लोगों को भीतर एक तरीके से लोकतांत्रिक चेतना और लोकतांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने के प्रशिक्षण को भी बढ़ावा देने का काम किया है। और अब लोग ज़्यादा गहरे स्तर पर मुद्दों की समझ रखते हैं, ऐसी उम्मीद की जाती है और कई स्थानों पर वास्तविक रूप से यह प्रमाणित भी होता है। लेकिन निश्चित रूप से हमारे देश के स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था में अभी बहुत कुछ ऐसा है जो किए जाने की आवश्यकता है। असल में हम अगर पंचायती व्यवस्था की कमियों को देखें तो कुछ कमियां तो ऐसी हैं जो कि हर व्यवस्था में हैं, यानी कि अगर वो केंद्रीय राजनीति में हैं, वो राज्य की राजनीति में हैं, तो वो पंचायत स्तर की राजनीति में भी होंगे।
सबसे जो प्रमुख बात है वो ये है कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं, उन चुनावों में अगर हम ध्यान दें तो हम ये पाएंगे कि जो स्थानीय स्तर पर पैसे वाले लोग हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सत्येंद्र कुमार की एक पुस्तक है बदलता गांव बदलता देश, उसमें उन्होंने मेरठ के आसपास के इलाकों में होने वाले मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों में होने वाले चुनावों, पंचायत चुनावों का अध्ययन किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि पंचायत के स्तर पर होने वाले चुनाव समाज में हो रहे बदलावों को दर्शाते हैं और निश्चित रूप से इससे वंचित हुए तबके भी आगे होकर आते हैं, लेकिन उन चुनावों में भी वही सारी गड़बड़ियां नीचे के स्तर पर हैं जो ऊपर के चुनाव में होती हैं। जो उम्मीदवार होते हैं वो अपनी जाति समूहों के दबंग लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। ये जो उम्मीदवार होते हैं वो आम तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग के होते हैं जो कि कुछ लोगों को खिला सकें, उन्हें पैसे दे सकें और या फिर दारू मुर्गे की पार्टी कर सकें। तो ये पंचायत के स्तर पर जो चुनाव होता है उसमें भी धन का उसी तरीके से प्रदर्शन होता है, बाहुबल का उसी तरीके से प्रदर्शन होता है जैसा कि विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में देखा जा सकता है। कई बार यह नियंत्रित होता है, कई बार यह कम होता है, पर ऐसा नहीं है कि अनुपस्थित है या ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो उस अध्ययन को हम एक प्रामाणिक अध्ययन के रूप में देख सकते हैं और ऐसे ही बहुत से अध्ययन हैं जो पंचायत स्तर पर होने वाले चुनावों की सीमाओं को दिखाते हैं। तो जो सबसे बुनियादी कमी पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय निकायों की व्यवस्था में है कि यहाँ भी हम धनबल या बाहुबल के प्रयोग को देख सकते हैं और धनबल और बाहुबल का प्रयोग जो है वह इस सीमा तक प्रभावी हो जाता है कि जो पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वह कई बार बहुत ही सीमित लगने लगती है। दूसरे स्तर पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और अभी जो मैं बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स थोड़ा अलग हैं। दूसरे स्तर पर हम देख सकते हैं कि परिवारवाद किस तरीके से पंचायत के स्तर पर भी काम करता है। यानी कि परिवारवाद से यहाँ पर मतलब ये है, और मैं इसको महिला प्रतिनिधित्व से जुड़ी समस्याओं से अलग करके देखूँगा कि आमतौर पर जो दबदबे वाले परिवार होते हैं, बाहुबल वाले परिवार होते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि पंचायती राज संस्थाओं पर या नगर में म्यूनिसिपैलिटी पर उनका दबदबा कायम रहे। और ऐसे ही कुछ परिवार जो हैं उनके सदस्य अलग अलग तरीके से इन चुनाव में भागीदारी करते हैं। चूँकि हर चुनाव की तरह पंचायत चुनाव में भी पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए जो दबदबे वाले लोग होते हैं वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने में समर्थ हो जाते हैं और कई बार इससे जो पूरी की पूरी एक आरक्षण की जो व्यवस्था है वह भी कमज़ोर होती हुई लगती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर स्थान पर ऐसा होता है, लेकिन ऐसे बहुत से स्थानों पर देखा जा सकता है जहाँ पर ऊंची जाति के बाहुबल और संपत्ति रखने वाले व्यक्ति जब यह देखते हैं कि उनके इलाके की जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आरक्षित हो चुकी है या तो महिलाओं के लिए या दलितों के लिए, तो वो डमी उम्मीदवार को आगे बढ़ाते हैं। और वो जो डमी उम्मीदवार होती हैं, जो महिलाएं जो होती हैं, आमतौर पर बिहार में या उत्तर प्रदेश में एक नई शब्दावली प्रचलित हो चुकी है पंचायत पति या सरपंच पति का, पंचायत पति नहीं, सरपंच पति या मुखिया पति का। और ये जो शब्द है, अगर आप लोगों ने पंचायत नाम की जो वेब सीरीज़ आई थी उसको देखा होगा तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं कि इस तरीके के आरक्षण में आम तौर पर जो महिला चुनाव लड़ती हैं वो सिर्फ नामांकन दाखिल करती हैं और कभी कभी दिखावे के रूप में सामने आ जाती हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो उनके पति होते हैं वही काम कर रहे होते हैं। जाति के संदर्भ में भी कई स्थानों पर जो उच्च जाति के दबंग लोग होते हैं वो किसी दलित को, किसी डमी कैंडिडेट को चुनते हैं और उसको चुनकर उसको चुनाव में बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और फिर जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उस पूरी चीज़ को, उस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि
बहुत सारे स्थानों पर अभी भी महिला और दलित प्रतिनिधित्व सही तरीके से स्वतंत्र रूप से सामने नहीं आ पाया है या वो काम करने में समर्थ नहीं है। इसके अलावा दो और मुख्य बिंदु हैं, तीन बिंदु हैं असल में। एक तो सीधी सी बात है कि जिस सीमा तक संसाधनों का आवंटन पंचायतों को किया जाना चाहिए उस सीमा तक वह आवंटन नहीं हुआ है। अभी भी बहुत कम मात्रा में पंचायतों को राशि आवंटित की जाती है। एक जो आदर्श स्थिति की परिकल्पना पंचायती राज में की गई है कि ग्राम पंचायत में लोग बैठेंगे, अपने विकास की पूरी व्यवस्था को तय करेंगे, वह इसलिए कारगर साबित नहीं हो पाती है क्योंकि पंचायतों के पास या स्थानीय स्तर के निकायों के पास खासतौर पर छोटे शहरों में अपना कोई बड़ा बजट नहीं होता है या उनके पास अपने बहुत सारे संसाधन नहीं होते हैं। इसलिए कई बार जो ये कहा जाता है कि पंचायत जो हैं वो संघवाद की तीसरे स्तर के रूप में हैं, तो ये प्रभावकारी तरीके से लागू नहीं हो पाता है या काम नहीं कर पाता क्योंकि पंचायत के इस तीसरे स्तर के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं और वो संसाधनों के लिए अक्सर राज्य सरकारों का मुंह देखते रहते हैं। तो ये एक बड़ी कमी है, बड़ी सीमा है भारत की पंचायती राज व्यवस्था पे, जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये भी एक प्रवृत्ति सामने आती है कि जो विधायक होते हैं या जो सांसद होते हैं वो ये चाहते हैं कि पंचायतों पर उनका नियंत्रण रहे और कई बार वो हस्तक्षेप करते हैं ताकि पंचायतों के काम में उनके लोगों को हिस्सा मिल सके, उनकी भागीदारी हो सके। तो भागीदारी करना लोकतांत्रिक रूप से सही है, लेकिन अगर वो मामला लूट खसोट के हिस्से तक अगर आ जाता है तो वो संस्थाओं को पूरी तरीके से कमज़ोर करता है और कई सारे मामलों में ऐसा ही देखने को मिला है। इसके अलावा मैंने आपके सामने बात की रखी थी कुछ समय पहले कि किस तरीके से 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के लिए अलग कानून होना चाहिए था, शहरी निकायों के लिए भी और पंचायती राज के लिए भी। तो पंचायती राज के लिए कानून बना, शहरी निकायों के लिए अभी तक नहीं बना है। तो वो एक तरीके से असंवैधानिक व्यवस्था है जो कि 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के शहरी निकाय में चल रही है। लेकिन जब पंचायती राज के लिए कानून बना, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, उसे भी अधिकांश जगहों पर बहुत ही अप्रभावकारी तरीके से लागू किया गया है क्योंकि वह कानून बहुत ज़्यादा शक्ति देता है ग्राम सभा को। तो इसके कारण से चाहे वो माइनिंग का काम हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का काम हो या फिर जंगलों पर स्थानीय लोगों के अधिकार का मसला हो, इन सब में वह ग्राम सभा को काफ़ी प्रमुखता देता है। तो इसी कारण से अधिकांश स्थानों पर पेशा को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। पेशा में यह प्रावधान है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी पंचायत का मुख्य पद होगा वह पद आरक्षित होगा आदिवासियों या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो उसे माना गया है। लेकिन ग्राम सभा को सशक्त करने, उसे स्वायत्त बनाने, उसे मजबूत बनाने के दिशा में कोई खास प्रयास नहीं हुआ है। लेकिन यह कहने के बावजूद मुझे लगता है कि हम सब इस बात को स्वीकार करेंगे कि स्थानीय स्वशासन की दिशा में भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के बाद हमारे देश के लोकतंत्र में ज़्यादा गतिशीलता आई है और जो ज़मीनी स्तर पर समुदाय हैं, जो वंचित हैं, जो हाशिए पर पड़े रहे हैं, महिलाएं जो घरों में रहती आई हैं, वो सभी अब राजनीति में भागीदारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी सीमाएं हैं। निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर कुछ हद तक संघर्ष और हिंसा में बढ़ोतरी हुई है और कई सारे ऐसे मामले हैं जहां दबंग पुरुष या दबंग जाति के लोग महिलाओं या दलितों का एक डमी के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्थानीय स्वशासन की निकायों ने हमारे देश के लोकतंत्र को एक परिवर्तन की दिशा में मोड़ा है और यह परिवर्तन सकारात्मक दिशा में है। मुझे ये उम्मीद है कि पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के शहरी निकायों के बारे में इस चर्चा से आप इसकी ऐतिहासिक समझ, इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों और इसके व्यवहार के बारे में एक मोटी समझ बना पाए होंगे। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और भारतीय शासन और राजनीति के एक अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।